हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि किसी वेक्टर को हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इनके टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। आप जानते हैं बच्चों कि किसी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और उसकी डायरेक्शन। तो किसी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अलग अलग करके भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, अगर कोई वेक्टर ए है, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो किसी वेक्टर ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड। किसी वेक्टर का मॉड माने उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण। ठीक, या आप ऊपर से एरो हटा सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया वेक्टर ए का परिमाण इनटू ए कैप। आप जानते हैं जिसके ऊपर कैप लगी वो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, पर इसमें एक डायरेक्शन होगी। तो ये लिखा हुआ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये रहा वेक्टर ए की डायरेक्शन। ए कैप क्या है? ए कैप वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। हमेशा याद रखें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमेशा उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। मतलब जैसे वेक्टर ए 5 सेंटीमीटर लंबा ईस्ट की ओर है, ठीक है, तो ए कैप जो होगा वो 1 सेंटीमीटर लंबा ईस्ट की ओर होगा। तो ये लिखा हुआ है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये है ए की डायरेक्शन। अच्छा, इसको समझिए, ये वेक्टर है, ठीक, और ये मैग्नीट्यूड माने स्केलर है। किसी वेक्टर में अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाती है? वेक्टर। ठीक, और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो उस वेक्टर की थी जिसमें हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। मतलब ए कैप में अगर हम मॉड ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी वेक्टर हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो ए कैप की है। तो मान लीजिए एक वेक्टर ए है 5 सेंटीमीटर लंबा पूर्व की ओर, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5, ये लिखा हुआ 5। और ए कैप आप जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, पर इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी? ईस्ट की ओर। तो इसका मतलब ये पूरा वेक्टर क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर ईस्ट की ओर। ठीक है, तो किसी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ऐसे तोड़कर स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है ए का मैग्नीट्यूड और ये लिखा हुआ है ए की डायरेक्शन। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमेशा उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखिए। अगर वेक्टर ए ईस्ट की ओर है तो ए कैप भी ईस्ट की ओर होगा। बस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, लेकिन ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। ठीक, तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है और ये वेक्टर ए की डायरेक्शन लिखी हुई है। यहां से एक फॉर्मूला भी मिल जाता है हम लोगों को कि ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा। ठीक, यूनिट वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? एकांक वेक्टर। ठीक, तो किसी वेक्टर का एकांक वेक्टर या यूनिट वेक्टर निकालना तो क्या करेंगे? उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जब हम किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाता है। क्लियर हो गई बात ये? ठीक, चलिए अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं जरा। हम लोगों ने वेक्टर के कंपोनेंट करना सीखा था कि अगर कोई वेक्टर ए है, इसके में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कंपोनेंट करने हो तो टेल पॉइंट से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचते थे। ठीक, फिर हेड पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, मान ली पी पर गिरा, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, मान ली क्यू पर गिरा। ये पॉइंट मान लेते हैं एस है। तो हम क्या करते थे? ए के टेल पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर गिरा है तो हम पी की ओर एरो खींचते थे। ये वेक्टर ए का एक कंपोनेंट होता था, कहते थे ये वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट मिला इसलिए इसको ए एक्स से दिखाते थे। और क्यू पर परपेंडिकुलर गिरा तो ए से हम क्यू की ओर एरो खींच देते थे, तो ये हमारा वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट हो जाता था। तो ये वेक्टर ए के दो कंपोनेंट हो गए। कंपोनेंट मतलब दो टुकड़े हो गए और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए एक्स और ए वाई का सम जो होगा, दो वेक्टरों को जोड़ने का जो पैरेललोग्राम मेथड होता है, समांतर चतुर्भुज विधि। तो अगर आप देखिए ओ क्यू एस पी एक पैरेललोग्राम बना है, वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई इसकी दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो पैरेललोग्राम मेथड से इसका इन दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा? ये वेक्टर ए होगा। तो दो वेक्टरों को जोड़ने के पैरेललोग्राम मेथड से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वेक्टर ए, ये ए एक्स वेक्टर प्लस
ए वाई वेक्टर के बराबर होगा, यानी ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर का जो सम है वो वेक्टर ए के बराबर है। पैरेललोग्राम मेथड से साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। क्लियर है। और वैसे भी सीधी बात है, वेक्टर ए के दो टुकड़े किए हैं, तो अगर ये वेक्टर ए के दो टुकड़े हैं तो पक्का है कि ये दोनों मिलकर वेक्टर ए बनाएंगे। तो ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। अब याद रखिए कि 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन बताते हैं, तो आई कैप हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को, जे कैप हमेशा वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को और के कैप हमेशा जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 3 एक्सिस इस तरह से होती हैं। बनाते तो हम लोग ऐसे हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे बनाते हैं, पर आपको याद रखना है तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस ऐसे होगी, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर से बाहर की ओर। अब ऐसे बाहर की ओर बना तो सकते नहीं, तो उसका सिंबल ऐसे बनाते हैं, लेकिन होती ये ऐसे है। ये अगर एक्स एक्सिस हो गई, ठीक, और ये मेरा अंगूठा समझिए वाई एक्सिस है, देख रहे हैं, ये पेन एक्स एक्सिस है, मेरा अंगूठा वाई एक्सिस है, तो ये पेन जो होगा ये जेड एक्सिस होगा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक। और आई कैप जो होता है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को, जे कैप वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को और के कैप जो होता है ये जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने बताया किसी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अलग अलग करके लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने एस पॉइंट से जब परपेंडिकुलर डाला पी पे गिरा, तो ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है, अगर हम मान लीजिए एक्स है, तो इसका मतलब ये एक्स वेक्टर ए एक्स की लंबाई हुई, और किसी वेक्टर की लंबाई यानी उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड एक्स हो गया। ऐसे ही जब यहाँ से हमने वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला तो क्यू पे गिरा, ओ से क्यू तक की डिस्टेंस अगर हम मान लें कि ये क्या है, वाई है, तो इसका मतलब वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड जो है वो वाई होगा। बोलिए क्लियर है। यहां पर अगर आप देखें तो इस रूल से हम वेक्टर ए एक्स, ये ए एक्स वेक्टर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड, तो केवल ए एक्स लिख दिया, या वेक्टर ए एक्स का मॉड इनटू इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, आई कैप, तुमने लिख दिया आई कैप। तो ये वेक्टर ए एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है तोड़कर, वैसे ही मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर ए एक्स का और ये उसकी डायरेक्शन, ठीक। सर जी इसको ऐसे लिखना चाहिए था, ए एक्स इंटू ए एक्स कैप, ए एक्स का मतलब वेक्टर ए एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, लेकिन वेक्टर ए एक्स की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और एक्स एक्सिस को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से डिनोट करते हैं। यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इन डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फिक्स हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो वेक्टर ए एक्स की चूंकि डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन होता है, आई कैप, तो लिख दिया, ये लिखा है ए एक्स का मैग्नीट्यूड आई कैप, प्लस ऐसे ही ए वाई वेक्टर को लिख सकते हैं, ए वाई का मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे, ए वाई, और ए वाई वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको कौन डिनोट करता है, जे कैप। तो वेक्टर ए अगर बराबर है ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर के, तो वेक्टर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप में ए एक्स आई कैप क्या है, ये वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो है ये, उसमें ए एक्स क्या है, ए एक्स जो एक्स कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है, और यहाँ मैग्नीट्यूड हमें पता है एक्स, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है वाई, तो लिख दिया वाई जे कैप। इस तरह से हम वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म में डिनोट कर सकते हैं 2 डायमेंशन में, यानी जब हम किसी वेक्टर के 2 ही कंपोनेंट करें, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो वेक्टर ए को ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको बुक में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए एक्स आई कैप में ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, उसमें से ए एक्स क्या है, ए एक्स उस एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है। ए वाई जे कैप ये पूरा क्या है, ये वाई कंपोनेंट है, उसमें से ए वाई क्या है, ए वाई उस वाई कंपोनेंट का, कंपोनेंट माने घटक का परिमाण है। और ऐसे ही जब, यानी आप कह सकते हैं कि जब कोई वेक्टर आई जे के फॉर्म में लिखा होता है, तो जो आई कैप वाला टर्म होता है ये पूरा, ये एक्स कंपोनेंट होता है, जे कैप वाला टर्म जो होता है वो वाई कंपोनेंट होता है, और अगर के कैप भी है तो जेड कंपोनेंट होता है। इसमें आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, वो एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होता है। जे कैप का जो कोफिशिएंट होता है यानी गुणांक, वो वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो अभी तो 2 डायमेंशन में पढ़ा रहे हैं हम आपको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा देखिए, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू ए वेक्टर, यानी ये जो ए वेक्टर है हमने देखा कि हम इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जरा फिगर से देखें हम लोग कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा।
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी इसकी लंबाई यानी ओ से एस तक की दूरी ओ एस। और अगर देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो डिस्टेंस होगी बराबर होगी अंडर रूट इसका स्क्वायर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी वाई के बराबर, तो वाई स्क्वायर। तो हमने देखा कि ये वेक्टर ए जिसको हमने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखा था, इसका मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे याद कर लेते हैं कि जब कोई वेक्टर आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखा होगा तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ एक्स क्या है, आई कैप का कोफिशिएंट, आई कैप का कोफिशिएंट मतलब एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यह याद रखते हैं अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर। ठीक, लेकिन मान लीजिए अगर हम किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट ना करें बल्कि तीन कंपोनेंट करें, हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीन एक्सिस पर उसके तीन टुकड़े करें, तो एक्स कंपोनेंट जैसे ए एक्स से दिखाते हैं ए एक्स वेक्टर, वाई कंपोनेंट ए वाई वेक्टर, जेड कंपोनेंट ए जेड वेक्टर दिखाते हैं। तो जब दो टुकड़े किए थे तो दोनों मिलकर वेक्टर ए के बराबर थे। अब तीन टुकड़े किए तो इस बार दो जोड़ेंगे तो वेक्टर थोड़ी आएगा, तीन टुकड़े किए वेक्टर ए के तो तीनों जुड़कर वेक्टर ए बनाएंगे। तो वेक्टर ए बराबर होगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। ठीक है, और तब हम लोग जैसे ए एक्स वेक्टर को लिख देते हैं ना ए एक्स आई कैप, ए वाई वेक्टर को लिख देते ए वाई जे कैप। अब जेड कंपोनेंट जो जेड घटक आया है उसका परिमाण कैसे दिखाओगे, ए जेड से, और चूंकि जेड कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन होता है के कैप, तो ए जेड के कैप। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे ए एक्स वेक्टर जो था उसका जो मैग्नीट्यूड है ए एक्स मैग्नीट्यूड माने उसकी लेंथ वो एक्स आई, वाई कंपोनेंट की लेंथ वाई है, ऐसे ही जेड कंपोनेंट जो ए जेड है उसकी लंबाई मान लेगा जेड है, तो ए जेड की जगह क्या लिखोगे जेड के कैप। ठीक, तो थ्री डायमेंशन में बस यही तीसरा घटक और बढ़ जाएगा। तो वेक्टर ए बराबर होगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। ए एक्स वेक्टर को लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई वेक्टर को ए वाई जे कैप, ए जेड वेक्टर को ए जेड के कैप। ए एक्स क्या है, वेक्टर ए एक्स की लंबाई जो हमने फिगर में दिखाई एक्स है, ए वाई वाई, ए जेड की लंबाई क्या है जेड है। ठीक है, जो जेड कंपोनेंट होगा उसकी कुछ लंबाई होगी, मान लेते हो जेड है तो जेड। ठीक, और फिर इस केस में मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टू डायमेंशन फिगर बोर्ड पे बना सकते हैं, तो उससे मैंने समझा दिया आपको। ठीक, और उसी पे थ्री डायमेंशन अप्लाई कर दीजिए। अगर तीसरा घटक होगा तो क्या होगा, एक टर्म और बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गई बात। तो अगर कोई वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में लिखा हो, यानी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखा हो, तो उसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। बोलिए क्लियर हो गई इतनी सी बात, सबकी समझ में आ गई बात अच्छे से। ठीक, चलिए अब ये जो तीन वेक्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इनके तीन यूनिट वेक्टर जो पढ़े हम लोगों ने आई कैप जे कैप के कैप, इनके डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रॉपर्टीज क्या है, डॉट प्रोडक्ट में इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट में इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा हमेशा। किसी वेक्टर का हमने पढ़ा है उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर बताया था। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। इस हिसाब से आई कैप डॉट आई कैप, तो ये आई कैप के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। और आई कैप चूंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ऐसे ही जे डॉट जे क्या हो जाएगा, जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और जे भी यूनिट वेक्टर है तो उसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1। के डॉट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1, कैसे, क्योंकि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ये तीनों एकांक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो इनका परिमाण 1 होगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही आई डॉट जे या जे डॉट
के या के डॉट आई ये बराबर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। अगर ए वेक्टर लंब है बी पर तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। ठीक, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा, थीटा रखोगे 90 तो कॉस 90 वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और आई जे के तीनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। और के कैप इधर होगा तो ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में हम आसानी से याद रख सकते हैं, जब हम आई कैप जे कैप के कैप में इनका इन्हीं में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा और इनका किसी और के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 या 0 वेक्टर। ठीक, ज़्यादा बेहतर क्या है 0 वेक्टर लिखे क्योंकि बीच में क्रॉस लगा, इसका मतलब बनने वाली क्वांटिटी वेक्टर होनी चाहिए। तो वेक्टर 0 लिख दोगे तो स्केलर हो जाएगा, तो 0 वेक्टर लिखे। हालांकि आमतौर पर हम लोग इसको 0 ही लिख देते हैं, उसको कोई गलत करता नहीं है। ठीक, बट ज़्यादा करेक्ट कौन है? ज़्यादा करेक्ट है 0 वेक्टर। हमने पढ़ा है किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर होता है। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0 पढ़ा है, तो आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब याद जो रखना है वो ये कि आई क्रॉस जे इक्वल टू होता है के कैप, जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप और के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप, के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप। ठीक, ये 3 इंपॉर्टेंट है। सर ये तो बहुत सरल है, 3 होते हैं, जिन दो का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उसको छोड़ के जो तीसरा बचा वही हो जाएगा। जैसे आई और जे का कर रहे कौन बचा? के, तो बराबर के कैप। जे और के का कर रहे बराबर आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आसान है। ठीक, आसान नहीं, इसमें थोड़ा झंझट भी है कि अगर आपने ये नियम बना लिया अपने मन में कि जिन दो का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं जो तीसरा बच गया वही हो जाएगा, तो कभी मान लो लिखा हो के क्रॉस जे, तो आपने देखा के और जे है, आई नहीं तो बराबर आई कैप लिख दिया, लेकिन ये गलत हो जाएगा। के क्रॉस जे बराबर होगा माइनस आई कैप, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ये कम्यूट नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। इसमें क्रम बदलने पे माइनस साइन लग जाता है। तो अगर जे क्रॉस के आई कैप है तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा? क्रम बदला है तो माइनस साइन लगेगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। ठीक, तो कभी कभी निगेटिव भी आ जाता है, तो इसको याद कैसे रखें कब पॉजिटिव आएगा कब निगेटिव? उसके लिए आप अपने दिमाग में एक आई जे के क्लॉक बना लीजिए, जैसे घड़ी चलती है ऐसे क्लॉकवाइज। तो एक आई ABCD में पहले कौन आता? आई के बाद आता है जे के बाद आता है के। तो ये आई जे के क्लॉक ऐसे आप देखिए, एक सर्किल घड़ी जैसा बना लिया, इस पे ऊपर आई जे और के लिख दिया। अब जब तक आप ऐसे क्लॉकवाइज चलते रहेंगे तब तक पॉजिटिव रहेगा। जैसे कहीं लिखा है आई क्रॉस जे, तो मन में सोचा करो, ये दिमाग में फोटो बैठा लो, आई क्रॉस जे यानी ऐसे ही चल रहे हैं तो बराबर के कैप आ जाएगा। जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। लेकिन कहीं आई क्रॉस के है तो आई क्रॉस के माने उल्टा चले तो माइनस जे कैप। के क्रॉस जे अब ऐसे जा रहे हैं माइनस आई कैप। तो जब तक क्लॉकवाइज चलते रहेंगे तो पॉजिटिव, और जब उल्टा चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो निगेटिव। ठीक, तो ये ऑर्डर पॉजिटिव है, इसका उल्टा निगेटिव। कहीं ऐसे लिखा है, मान लीजिए कहीं लिखा है के आई क्रॉस के, तो हम ऐसे मैंने सोचेंगे आई से जे पर जाते हैं, जे से के पर, के से आई, ये सही ऑर्डर है, के से आई यानी के क्रॉस आई होना चाहिए, लेकिन ये तो आई क्रॉस के लिखा है, उल्टा लिखा है तो माइनस जे कैप हो जाएगा। याद रहेगा सबको ये? ठीक, तो आई क्रॉस जे बराबर के कैप, जे क्रॉस के बराबर आई कैप, के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप। ठीक है, बोलिए समझ में आ गई बात? तो ये याद रखने के लिए है ट्रिक। इतने का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। एक मैं करके दिखा देता हूँ ये हो कैसे जाता है। देखिए, हमने पढ़ा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा
इंटू एन कैप, जहाँ ए पहले वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, बी दूसरे वेक्टर का परिमाण होता है, थीटा उनके बीच का एंगल है, और एन कैप यूनिट वेक्टर होता है। और मैंने बताया था यहाँ जो एन कैप होता है ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ एक ऐसा यूनिट वेक्टर लेना है जो उन दोनों वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जिनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब इसी आधार पर सोचिए आई क्रॉस जे, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो पहला वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा। फिर साइन 90, क्योंकि आई और जे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं तो बीच का एंगल 90 हो गया, साइन 90। एन कैप, एन कैप मतलब ऐसा यूनिट वेक्टर जो आई और जे दोनों पर लंब, और हमें पता है आई एक्स अक्ष होती है, जे वाई अक्ष होती है, और एक्स अक्ष वाई दोनों पर लंब कौन होता है, जेड अक्ष, और जेड अक्ष की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, के कैप ही तो आई और जे दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये आ गया के कैप। अब 1 1 साइन 90 की वैल्यू भी 1, तो क्या आ जाएगा, के कैप, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप हो गया। ऐसे ही बाकी भी कर सकते हैं आप। समझ में आ गई बात इतनी सबको, अच्छे से बात समझ में आ गई सभी के, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक। तो मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए हम लोग, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज भी सीख गए। एक चीज यहां पर और जान ले जरा, कोई वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उन एंगल के जो कॉस होते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे यहाँ वेक्टर ए हम देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ हमने मान लिया इसका एंगल बीटा है। ये वेक्टर ए तो आप जानते ही हैं कि इस वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं, ये वेक्टर ए बराबर लिखा जा सकता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, अभी बताया था मैंने आपको। अब अगर हम इस ट्राइंगल में इसका कॉस लें, देखिए कॉस अल्फा, तो इसका कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बटे कर्ण। ओपी क्या है, वेक्टर ए एक्स की लंबाई, ए एक्स की लंबाई यानी ए एक्स का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखाओगे, ना पता हो तो केवल ए एक्स लिख देंगे, बटे कर्ण हाइपोटेन्यूस। वेक्टर ए की लेंथ यानी ए का मैग्नीट्यूड, तो कॉस अल्फा आ गया ए एक्स अपॉन ए, या ए एक्स क्या है, वेक्टर ए एक्स की लंबाई, और लंबाई यहाँ एक्स पता है तो हम इसको एक्स अपॉन ए भी लिख सकते हैं, ठीक। यानी कुल मिला के मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए का एक्स एक्सिस से जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन माने डायरेक्शन बनाने वाले कोणों का कॉस, ठीक। तो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस से जो डायरेक्शन कोसाइन है कॉस अल्फा, वो होगा उसका जो एक्स कंपोनेंट है, यही तो एक्स कंपोनेंट है, उस एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही इस ट्राइंगल में अगर हम इस बीटा का कॉस लें, बीटा क्या है, वाई एक्सिस से एंगल है, ठीक, तो कॉस बीटा वाई एक्सिस से इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में देखिए इसका कॉस हो जाएगा ओ क्यू यानी वेक्टर ए वाई की लेंथ यानी ए वाई का मैग्नीट्यूड अपॉन ओ एस यानी वेक्टर ए की लेंथ यानी ए का मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर की लेंथ का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, तो कॉस बीटा इक्वल टू आ गया ए वाई अपॉन ए। अब ए वाई यानी वेक्टर ए वाई की लेंथ वो हमें पता है वाई है, तो वाई अपॉन ए भी लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो पैटर्न वही है, जब हम वाई एक्सिस से उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं तो जो वाई कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड देखिए अपॉन पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मान लीजिए हमने वेक्टर ए के 2 कंपोनेंट नहीं बल्कि 3 कंपोनेंट किए होते, एक्स एक्सिस पर ए एक्स, वाई एक्सिस पर ए वाई और जेड एक्सिस पर ए जेड, ठीक। और उस केस में वेक्टर ए लिखा होता ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और हम मान लें कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस से इसका डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा जानते क्या होगा, ये एक्स कंपोनेंट है, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वाई एक्सिस से इसका एंगल बीटा है, तो वाई एक्सिस से इसका डायरेक्शन कोसाइन कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जेड एक्सिस से इसका एंगल गामा माना तो कॉस गामा इक्वल टू जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये
किसी वेक्टर ए जो कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिखा है, उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल अल्फा बीटा गामा होते हैं उनके जो कॉस होते हैं, इसे उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा इक्वल टू ए जेड अपॉन ए। और याद रखिए तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है ये 1 होता है। तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 होता है। करके देख सकते हैं आप। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलिए ठीक है, ये मैं तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब अपॉन में सब में ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और आप जानते हैं अगर कोई वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिखा है, यानी आई जे के फॉर्म में लिखा है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? केवल ए लिख दो या वेक्टर ए का मॉड अंडर रूट आई कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, जे कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर। तो अगर वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा ए, वो तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। और उसका स्क्वायर अगर करेंगे तो इस पर से रूट हट जाएगा। क्लियर है? यानी ए स्क्वायर की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगी। तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह अगली लाइन में आप ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये पूरा कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो प्रूफ हो गया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम जो है ये क्या होगा? 1 होगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के फॉर्मूले याद रखिए, और याद रखिए तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है ये 1 होता है। सबकी समझ में आ गई बात? अच्छे से समझ में आ गई बात सभी को? तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे अभी जो पढ़ा हम लोगों ने वो हम लोग को समझ में आए। तो क्वेश्चन ये है कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू a कैप i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, देन फाइंड कई क्वेश्चन है, क्या क्या निकालना है। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना। थर्ड है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। आप जानते हैं दो वेक्टरों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा, तो जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालना है। तो चलिए पहले इतनी चीज़ें निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या आएगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ। तो एक एक का सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। ये तो हमारा था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें वेक्टर ए का मॉड निकालना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन जो है ए वेक्टर का मॉड यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और आप जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ एक्स वाई जेड क्या होते हैं? आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक, ठीक, कोफिशिएंट। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो ये एक्स की वैल्यू हो गई।
√2 का स्क्वायर, y का मतलब j कैप का कोफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर, z क्या होता है k कैप का कोफिशिएंट, और k कैप कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। तो वेक्टर ए का जो मॉड आया वो आ गया √14। मॉड आप जानते हैं हमेशा स्केलर होगा एक, ठीक, तो ये √14 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक, तो ये तो बहुत ही सरल है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है हम लोगों को। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, प्लस बी वेक्टर क्या है i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। तो यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखिए 2i कैप प्लस i कैप क्या हो जाएगा 3i कैप, 3j कैप माइनस 2j कैप क्या बचेगा प्लस j कैप, और प्लस k कैप माइनस k कैप कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर की क्या आ गई वैल्यू आ गई, a वेक्टर प्लस b वेक्टर आ गया 3i कैप प्लस j कैप, इसमें z कंपोनेंट नहीं है, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें थर्ड क्वेश्चन में, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये है और ये आई जे के फॉर्म में है, तो उसका मॉड क्या हो जाएगा √x² प्लस y² प्लस z²। z इसमें है नहीं तो केवल लिख देंगे हम लोग इसका मॉड क्या लिख देंगे √x² प्लस y²। और यहां पर x की वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में x की वैल्यू है ना i कैप का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, और j कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, कितना आ गया √10। ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड हो गया, दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड। उसके बाद में फोर्थ है a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना हमेशा आसान काम होता है। a वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब एक एक का मल्टीप्लाई करेंगे, वही वितरण नियम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ला। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई 2i कैप का i कैप में मल्टीप्लाई होगा तो 2i डॉट i, फिर 2i कैप का माइनस 2j कैप में मल्टीप्लाई होगा तो पहले 2 और माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा -4, फिर i डॉट j, लेकिन अभी मैंने बताया था i डॉट j 0 हो जाता है क्योंकि i और j एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे ही जब इसको मल्टीप्लाई करो 2i डॉट k, तो i डॉट k भी 0 हो जाएगा। सीधी सी बात है, डॉट प्रोडक्ट में i का i से करेंगे तो i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, और इनमें से किसी एक का दूसरे के साथ करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। तो जब पता ही किसी दूसरे के साथ करने पर 0 हो जाता है तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है। ये सिंपल सा रूल बना लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट करने में सिर्फ i का i वाले में, j का j वाले में और k का k वाले में करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका बाकी दोनों से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ऐसे j है तो 3j का i डॉट 3j डॉट i, तो j डॉट i क्या हो जाना 0 हो जाना है, तो उसको करना ही नहीं, j का सिर्फ j वाले में कर दीजिए। 3j का माइनस 2j कैप में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6j डॉट j, ऐसे k का k वाले में कर दीजिए। प्लस नहीं है यहाँ पर, सॉरी माइनस k है, तो ये माइनस k डॉट k आ जाएगा। i डॉट i कितना हो गया 1, तो 2 माइनस 6 माइनस 1, तो ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू आ गई, कितना आ गया ये माइनस का 5, a डॉट b की वैल्यू आ गई -5। अब देखिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आया है उसमें i j k नहीं है, i j k ना होने वाला, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से बनने वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होगी स्केलर होगी, तो स्केलर क्वांटिटी आ रही है। इतने का एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए,
फटाफट ले लिया इसका एक स्क्रीनशॉट सभी ने। अब एंगल बिटवीन ए वेक्टर डॉट ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल भी निकालना है। याद रखिए जब भी दो वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिए जाएं और हमें दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकालना हो तो हम लोग हमेशा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा में पता है थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक। तो बस वही हम लोग यहां पर लगाएंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, पहले तो आप मन में सोच लिया करिए ये फॉर्मूला लगने जा रहा है, ठीक। या ऐसे लिख दिया करिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल, वही हमें चाहिए। तो कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे। पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, फिर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर यहाँ पर रख देंगे, ठीक। इसमें हम पहले से ए डॉट बी निकाल चुके हैं तो इसलिए हम सीधे यहाँ पर रख रहे हैं। ए डॉट बी की वैल्यू -5। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी अभी हम लोगों ने एक जगह निकाला था, ठीक। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ सीधे सीधे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। और बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स कौन है 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई कौन है -2 और जेड कौन है -1। तो यहाँ भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लगा लिया, ठीक। तो ये आ जाएगा यहाँ से -5 अपॉन रूट 14 और रूट 2 का स्क्वायर 4, 6 रूट 6, ठीक। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू -5 अपॉन 2 रूट 21। इसको रूट 2 इंटू रूट 7 लिख सकते हैं, इसको रूट 2 इंटू रूट 3, तो रूट 2 तो 2 हो जाएगा और रूट 7 और रूट 3 मिल करके रूट 21। ये कॉस थीटा आ गया। अब ये कोई जाना पहचाना मान तो आ नहीं रहा है तो इसको इन्वर्स करके लिख देंगे। इसको इन्वर्स करके थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स -5 अपॉन रूट 2 अपॉन रूट 21। इन्वर्स करके लिखना तो सीखा होगा ना आप लोगों ने। तो ये वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल आ गया। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो हमेशा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लगाइए, वहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब पहले ए डॉट बी निकालेंगे। अच्छा, पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालें, फिर बी का निकालें, फिर ए डॉट बी निकालें, ये नहीं करेंगे। पहले हमेशा ए डॉट बी निकालेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ए डॉट बी 0 आ गया, तो आप जानते हैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो अगर ए डॉट बी 0 आ गया तो आगे कुछ करना ही नहीं, इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना है 90 है। क्लियर हो गई बात, ठीक। इतनी बात सबकी समझ में आ गई बात। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं, हम इसी में एक पार्ट और जोड़ लेते हैं। क्वेश्चन वही है, वेक्टर ए और बी वही है, लेकिन इस बार हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो चलिए देखते जरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं। पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे आप लोग इसको, बहुत ठीक, एकदम ध्यान से देखना है आपको कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। पहले वेक्टर ये है तो पहले ये लिखा, फिर क्रॉस, अब बी। इसमें आप जानते हैं हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के एक को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, ध्यान दीजिए, पहले डिजिट मल्टीप्लाई। इसमें i कैप का गुणांक क्या है 2 है, यहाँ क्या है 1, तो 2 इंटू 1 क्या जाएगा 2। अब देखिए i क्रॉस i, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डिजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ डिजिट 2 है, यहाँ -2, तो 2 इंटू -2 क्या जाएगा -4। फिर i क्रॉस j, अब ये i क्रॉस j ही लिखा जाएगा, j क्रॉस i नहीं हो सकता, ठीक। i क्रॉस j, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2i क्रॉस k। देख रहे हैं,
एक मल्टीप्लाई हो गया। अब जे का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 3 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 जे क्रॉस जे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 जे क्रॉस के क्रॉस जे मत लिख देना, जे क्रॉस के, ये तीनों भी मल्टीप्लाई हो गए। अब के कैप का मल्टीप्लाई तो के क्रॉस आई पहला टर्म, के क्रॉस आई, फिर के इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -2 पहले डिजिट लिख ली, फिर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, फिर के का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के क्रॉस के। देख रहे हैं इतनी बड़ी पूरी लाइन बन गई। अब वो जो आपको पढ़ाया था आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 होता है, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के तो 0 होता है। ठीक, तो वो तो हम लोग सीधे यहाँ पर आई क्रॉस आई, ये जे क्रॉस जे और के क्रॉस के तो 0 हो जाएगा। फिर आपको पढ़ाया था आई क्रॉस जे के कैप होता है, जे क्रॉस के आई कैप होता है, उल्टा चलने पे माइनस हो जाता है। अब वो सब याद करने की बारी आ गई। देखिए ये तो 0 हो गया प्लस -4 आई क्रॉस जे, तो क्लॉक याद करिए आई क्रॉस जे, तो आई से ही तो जे पर जाते हैं, यानी पहले आई फिर जे, वही लिखा हुआ है, तो बराबर क्या हो जाएगा के कैप -2 आई क्रॉस के। ध्यान दीजिए आई से जे, जे से के से आई, के से आई, यानी पहले के फिर आई होना चाहिए, यहाँ पहले आई फिर के लिखा है, उल्टा लिखा है, तो क्या हो जाएगा ये -j कैप। ठीक है, और फिर +3 जे क्रॉस आई उल्टा है, क्योंकि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे सीधा होता है, जे क्रॉस आई तो उल्टा हो गया ना, तो -k कैप। जे और आई है तो k कैप होगा, लेकिन ये देखना रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, सीधा है तो पॉजिटिव, उल्टा है तो नेगेटिव। -6 ये तो 0 ही हो जाएगा, जे क्रॉस जे है, -3 जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, ये सीधा लिखा है, तो ये हो जाएगा आई कैप, प्लस के क्रॉस आई, ये भी सीधा लिखा हुआ है, जे कैप, आई क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, -2 के क्रॉस जे उल्टा लिखा है, सही क्या होता है आई क्रॉस जे क्रॉस के सीधा होता है, ये के क्रॉस जे है तो -i कैप और -0। अब ये हो गया -4 के कैप, माइनस प्लस हो जाएगा, +2j कैप, -3 के कैप, -3i कैप, +j कैप, +2i कैप। अब आई कैप वाले देखिए कितनी जगह पे है, -3i कैप +2i कैप दोनों ऐड होंगे, -3i कैप में 2i कैप जोड़ोगे तो -i कैप बचेगा, 2j कैप +j कैप, 3j कैप, -4k कैप और -3k कैप, -7k कैप। ये देखिए ये इन्हीं दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट आया। जब डॉट प्रोडक्ट किया था तो उसमें i j k नहीं था, लेकिन इन्हीं के क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए i j k आ रहा है। i j k क्या डिनोट करते हैं, डायरेक्शन, यानी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है, दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये खुद एक वेक्टर है, क्योंकि इसमें i j k हैं, i j k होने का मतलब इसमें डायरेक्शन है। और अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो परिमाण, तो वही √x² + y² + z² लगा देंगे। x क्या होगा, i कैप का गुणांक -1, y क्या होगा 3 और z क्या होगा 7, -7। ठीक, तो ये हमारा a क्रॉस b आ गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट लेकर सही से नोट कर लीजिएगा, i क्रॉस j को जो लिखा हो वही लिखिएगा। अच्छा, अब ये आंसर हम एक जगह नोट कर लेते हैं, क्या आंसर आया है यहाँ पे नोट कर लेते हैं, -i कैप +3j कैप -7k कैप। और अब हम आपको दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक दूसरा मेथड बताते हैं। जब हमने आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था तो उसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी नोट्स में आपने देखी होगी,
जो मैंने नहीं बताई थी, ये भी कहा था मैंने कि आई जे के से रिलेटेड है, जिस टर्न पे वो बताएंगे उस टर्न पे बताएंगे। तो दो वेक्टरों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक डिटर्मिनेंट मेथड होता है। डिटर्मिनेंट को हिंदी में कहते हैं सारणिक। ये मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है कि दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उन दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बनाई गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होता है। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट उन दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बनाई गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होता है। अब दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं, उसकी सारणिक कैसे बनाते हैं, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल होता है, देख ले, फिर उससे आपको निकालना थोड़ी देर तो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उससे निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एक दूसरा वेक्टर बी है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो मैंने बताया दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होगा इन दोनों वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बनाई गई सारणिक के मान की, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के। तो जरा देखें दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट की सारणिक कैसे बनाते हैं। तो देखिए बनाने का तरीका क्या है, हम लोग दो पैरेलल लाइन ऐसे बना देंगे। उस दिन बाद आप मैथमेटिक्स में पढ़ ही लेंगे अभी, और उसके ऊपर हम आई कैप, जे कैप और के कैप, आपने 9-10 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, काफ़ी हद तक ये उसी से मिलता जुलता है। फिर अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, मतलब पहले ए वेक्टर लिखा है तो ए वेक्टर में देखेंगे आई जे के कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या क्या है। तो हमने देखा वो एक्स वाई जेड है, तो उनको आई जे के नीचे नोट कर देते हैं। फिर देखेंगे वेक्टर बी में आई जे के गुणांक क्या है, उनको इसके नीचे नोट कर देंगे। अगर बी क्रॉस से निकालना होता तो पहले बी होता तो पहले बी के कोफिशिएंट नोट किए जाएंगे, फिर ए के, जो पहले होगा उसके कोफिशिएंट पहले नोट किए जाएंगे। बस ये दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट की सारणिक बन गई। अब इसको हल कर लिया जाए। हल कैसे करते हैं देखिए जरा। ये जो है ना, इन्हें कहते हैं रो, पंक्तियाँ, और ये ऐसे जो आते हैं तो इसे बोलते हैं कॉलम, स्तंभ। तो पहले हमने आई कैप लिया, फिर आई जिस रो में उस रो को छोड़ देंगे, और आई जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ देंगे। इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। बचे चार टर्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले राइट हैंड ऑपरेट होता है, ऐसे खड़े हो, ये राइट हैंड है, पहले ऐसे जाएंगे राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से। तो पहले ऐसे, यानी वाई सी माइनस साइन बी जेड, ठीक है। फिर अब जे कैप लेंगे, लेकिन जे कैप निगेटिव, सारणिक में अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन चलते हैं, पहला प्लस फिर निगेटिव फिर प्लस। तो आई कैप पॉजिटिव था, ये निगेटिव, माइनस जे कैप। अब जे इस रो में इस रो को छोड़ेंगे, और जे इस कॉलम में इस कॉलम को छोड़ेंगे। इस बार ये रो और ये कॉलम छोड़ा, तो ये दो टर्म बचे ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पहले राइट हैंड एक्स सी माइनस ए जेड, फिर प्लस के कैप प्लस माइनस बी प्लस। अब इस रो को छोड़ेंगे, के जिस रो में उस रो को छोड़ा, के जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ा, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन एक्स बी माइनस ए वाई। बस यही हमारे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई। हो गया सवाल आपका। डिटरमिनेंट बनाना सिखा दिया, मैथमेटिक्स की बात है, सिखा दिया, और उसको सॉल्व करना सिखा दिया। बस इतना ही फिजिक्स में जानना है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे ज़्यादा आसानी से निकल आता है। 2 मिनट आपने सीख लिया, बस काम बन गया। अब मैं वही सवाल इससे हल करके दिखाता हूँ, देखिए जरा। समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आया अगर थोड़ा बहुत, तो वही सवाल मैं करके उसी तरह से दिखा रहा हूँ। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहले दो लकीरें खींची, पर लिखा आई जे के। वेक्टर में ए में आई जे के गुणांक क्या है, 2, 3 और 1, 2, 3 और 1। वेक्टर बी में क्या है, 1, -2 और -1। ठीक, अब इसको सॉल्व करते देखिए। पहले आई कैप लिया, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को, ऐसे काटा मत करो, मन में सोच लिया करो कि ये रो छूटी है कॉलम, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, -3, फिर बीच वाला माइनस साइन, पहले माइनस साइन लगाया, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप, ये रो छूटेगी, ये कॉलम, इसका मल्टीप्लिकेशन -2, फिर बीच वाला माइनस साइन, इसका मल्टीप्लिकेशन 1, ठीक, प्लस के कैप,
अब ये रो और ये कॉलम छूटी, इसका मल्टीप्लिकेशन -4, फिर बीच वाला माइनस साइन, इसका मल्टीप्लिकेशन 3। ठीक, अब देखिए -3 + 2 क्या बचेगा, -1, -1 इंटू आई कैप क्या हो जाएगा, -i कैप, -3, ये -3 होगा, फिर -j कैप में मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3j कैप, -4 और -3 मिलकर -7, तो -7k कैप। ऊपर से मैच कर लीजिए, ऊपर से मैच कर लीजिए, ये a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आ गया, यही तो आया था पहले भी। तो इससे अगर आप देखेंगे तो ये जो सारणिक मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड है, इससे हम लोग को दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना ज़्यादा आसान पड़ता है। ठीक, तो मैंने दोनों मेथड सिखा दिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम तब निकाल सकते हैं जैसे दो दिए गए हो केवल, इससे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए k कैप वाला नहीं तो k कैप का कोफिशिएंट क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। मान लीजिए जैसे a वेक्टर केवल होता 2i कैप + 3j कैप, k कैप नहीं तो k कैप के नीचे इसको लिख सकते हैं 2i कैप + 3j कैप + 0k कैप, तो k कैप के नीचे 0 लिख देते, उससे भी कर सकते थे। ठीक, लेकिन अगर दो दिए गए हो तो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन से कर लेते हैं। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने सिखा दिया दोनों, इससे ज़्यादा आसान है तो मैं तो इसी से करने के लिए आपसे कहूँगा। इसमें मिस्टेक भी होने की चांसेस नहीं रहते। उसमें मान लो कहीं लिखा है आई क्रॉस के, अब आई क्रॉस के होना -j कैप है, लेकिन आपने जल्दी से j कैप लिख दिया तो वो गलत हो जाता है। ठीक, तो इसमें मिस्टेक होने की चांसेस भी कम हैं, तो इसलिए हम लोग हमेशा इसी मेथड से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये मैंने आई कैप, j कैप और k कैप का नोटेशन समझाया मैंने आपको। आई कैप, j कैप, k कैप पे बेस जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए उनको ट्राई करिए। हालांकि अभी एक लेक्चर और मैं इसको पढ़ाऊँगा जिसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन बताएंगे, तो उसमें भी आपको आई जे के बेस क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, तो अभी तो आप इतना पढ़िए, ध्यान से इस लेक्चर को देखिए, फिर इस पर बेस जो क्वेश्चन आपको बुक में मिले उनको लगाइए, पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।